हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ शॉप ओनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट्स फ्रॉम ए होलसेल मार्केट एंड दैट केम इन टू साइजेस स्मॉल एंड लार्ज। द प्राइस ऑफ ए स्मॉल शर्ट was INR 50 less than that of a large shirt. She paid a total of 5,000 rupees for the large shirt and total of rupees 1,800 for the small shirt. Then the price of the large shirt and a small shirt together is, ये हमें निकालना है। पेपर कंडीशन जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। A shop owner bought total of 64 shirts, उसमें मेरे पास स्मॉल और लार्ज दोनों हैं। इसका मतलब मैं मान देता हूँ कि उसने नंबर ऑफ स्मॉल शर्ट इज S and number of large shirt is L, so that total number of shirts will be 64। तो उसने S small shirts लिए हैं और L large shirt लिए हैं, तो उसके पास टोटल 64 shirts हो गई हैं। और ये भी गिवन है कि जो स्मॉल शर्ट का प्राइस है वो लार्ज शर्ट से 50 कम है, या फिर लार्ज शर्ट का जो प्राइस है वो मेरे पास स्मॉल शर्ट से 50 ज़्यादा है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि स्मॉल शर्ट का जो प्राइस है लेट इट बी P, तो L का जो प्राइस हो जाएगा, लार्ज शर्ट का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास P + 50। ये मेरे पास लार्ज शर्ट का प्राइस हो जाएगा। अब एक कंडीशन क्या गिवन है मुझे कि शी पेड अ टोटल ऑफ INR 5,000 फॉर द लार्ज शर्ट। अब उसने L शर्ट्स खरीदी हैं लार्ज और उसका प्राइस है मेरे पास P + 50। So total amount she has paid is L multiplied by P + 50, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 5,000। इसकी वैल्यू है मेरे पास 5,000। सिमिलरली स्मॉल शर्ट्स कितनी है मेरे पास S, और उसके लिए कितना प्राइस पे किया है मैंने P। P is the price of small shirt and S is the number of small shirt. So total price she has paid for small shirt is equal to 1,800। ठीक है ना। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। यहां से क्या आएगा मेरे पास LP + SP, इसमें से मैंने P कॉमन ले लिया तो L + S या L + S + L, LP + 50L + SP आएगा। इन दोनों में P कॉमन का तो मेरे पास ये आ गया + 50L, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6,800। ठीक है ना। P S + L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, S + L की वैल्यू हो गई 64 + 50L इज इक्वल टू 6,800। नाउ 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आएगा तो 32P + 25L इज इक्वल टू 3,400, राइट। 32P + 25L इज इक्वल टू 3,400। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की जो वैल्यू आएगी P विल बी इक्वल टू, या L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3,400 माइनस 32P डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू आएगी मेरे पास L की। अब L को मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। यहां से मेरे पास L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3,400 डिवाइडेड बाय 25, ये सेपरेट कर लेता हूं मैं, और 32 डिवाइड बाय 25 इंटू P सेपरेट कर लेता हूं। तो 3,400 डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3,400 डिवाइडेड बाय 25, 136 माइनस 32 डिवाइड बाय 25 इंटू P। अब यहां पे देखते हैं हम कि L मेरे पास डेफिनेटली एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए तो ये जो P है ये 25 से डेफिनेटली डिवाइड होना चाहिए। अगर P 25 से डिवाइड होगा तो P की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम कितनी हो सकती है 1। अगर मैं P की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे, P की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे,
तो मेरे पास क्या होगा, सॉरी पी की वैल्यू 25 रखता हूँ यहाँ पे, पी की वैल्यू 25 रखता हूँ, तो यहाँ पे ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू आएगी 136 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 104, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एस प्लस एल की वैल्यू मेरे पास 64 है, सो एल अलोन कैन नॉट बी 104। नेक्स्ट वैल्यू जो पी की पॉसिबल होगी वो 50 होगी, तो इफ पी इज इक्वल टू 50 तो मेरे पास एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 136 माइनस 64, 136 माइनस 64 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 72, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो 64 हो गया, तो 136 माइनस 64, 36 इधर से बचेगा, 36 इधर बचेगा 72, एल अलोन विल बी 72 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दोनों का सम मेरे पास 64 आ रहा है। नेक्स्ट पी की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो मेरे पास होगी 75, 75 लूंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास 75 ले ली वैल्यू तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो यानी 32 इंटू 3 96, तो 136 माइनस 96 विच इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे एल की वैल्यू पॉसिबल है मेरे पास 40, तो जितनी केस पॉसिबल है वो देखते हैं पहले, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला केस एक पॉसिबल केस है। और क्या हो सकता है, पी की वैल्यू मैं अगर 100 ले लेता हूँ तो ये मेरे पास 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 90, 32 इंटू 4 128, तो एल की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी, राइट, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 64 128 128 ये 8 आ जाएगी मेरे पास, दिस इज अगेन ए पॉसिबल वैल्यू। अब यहाँ पे बस मुझे एक चीज चेक करनी होगी कि मेरे पास P की वैल्यू आ गई है और L की वैल्यू आ गई है, अगर P की वैल्यू 75, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती, P की वैल्यू भी वैसे पॉसिबल नहीं हो सकती, हमने पहले L की वैल्यू निकाली है, P की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, P की वैल्यू 75 है और P की वैल्यू 100 है मेरे पास। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी मेरे पास। तो यहां पे मैं अगर ये वाली वैल्यू चेक करता हूं तो मेरे पास P इंटू एल, ये L इंटू पी प्लस 50, तो P प्लस 50 की वैल्यू कितनी हो जाए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास 5000 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाला केस देखता हूं मैं, तो P प्लस 50 इज 150 और L की वैल्यू कितनी है मेरे पास, L की वैल्यू 8, तो ये मेरे पास जो है 5000 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये मेरे पास 1200 ही आ रहा है, राइट, 1200 आ रहा है, पर ये आना मेरे पास 5000 चाहिए था, तो मेरे पास दिस केस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ये वाला केस बचा है मेरे पास फाइनली। इसके आगे तो P की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, इसके आगे P की वैल्यू लेंगे तो L की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मेरे पास लास्ट वाला केस बचा है, ये इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे पास P प्लस 50 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 125 और L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, तो 125 इंटू 40 इज 5000। मेरे पास ये जो वैल्यूज आई हैं वो सही आई हैं, तो P की वैल्यू आ गई मेरे पास 75। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट एंड ए स्मॉल शर्ट टुगेदर। देखो प्राइस ऑफ ए स्मॉल शर्ट इज P, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 75, एंड प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट विल बी इक्वल टू P प्लस 50 यानी कि 125, दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर जाएगा 200। सो हियर द प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट एंड ए स्मॉल शर्ट विल बी इक्वल टू 200, सो हियर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन तो बेसिक से थी, ये बना ली हमने, खाली इंपॉर्टेंट जो लॉजिक था वो था कि एल को आप इंटीजर बना लो। देयर कैन बी मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, आई थॉट दिस कैन बी द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो एल की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगी, उसकी कंडीशन को देखते हुए हमने P की वैल्यूज निकाल ली है, और P की वैल्यूज के लिए कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई किस कंडीशन से करेगी वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास P की जो वैल्यू आई है, जो स्मॉल साइज की जो शर्ट है उसका जो प्राइस आया है वो 75 आया है, तो स्मॉल साइज की शर्ट का प्राइस अगर 75 होगा तो लार्ज शर्ट का प्राइस जो होगा वो 125 होगा, तो मेरे पास दोनों का जो सम आएगा वो मेरे पास 200 आएगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। In the tournament, a team has played 40 matches so far and won 30% of them. Okay. कंडीशन लिखते जाते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस लिख लेता हूँ पहले मैं, फिर मेरे पास वन वाली कंडीशन निकाल।
तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि टोटल 40 मैच खेले हैं वो, अभी 40 मैच खेले हैं एंड वन 30% ऑफ देम। तो 30% कितना होगा 40 का, 12 मैचेस वो जीत गए हैं। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। तो मैं मान लेता हूं बाद के अभी n मैच और बाकी हैं, मैं मान लेता हूं कि बाद के अभी n मैच और बाकी हैं, और उसमें से कहा गया है इफ दे विन 60% ऑफ द मैचेस। 60% ऑफ द मैचेस का मतलब ये हो गया 0.6n, या फिर मेरे पास 3/5n। देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%, यानी कि मेरे पास 12 प्लस 0.6n डिवाइडेड बाय 40 प्लस n विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि टोटल मैच खेले हैं उससे आधे मैच वो जीते हैं। इसका मतलब यही हुआ, तो जीते हुए मैच हो गए 12 प्लस 0.6n, टोटल मैचेस हो गए 40 प्लस n। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ गया 24 प्लस 1.2n इज इक्वल टू 40 प्लस n, 40 प्लस n, राइट। यहाँ से n इधर आएगा तो बचेगा 0.2n, 40 माइनस 24 इज 16। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 80। तो n की वैल्यू जो आ गई है मेरे पास यहाँ पे, ये आ गई है मेरे पास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, यानी 80 मैचेस आ गए हैं जो उसने 40 मैच के बाद खेले हैं, और क्वेश्चन में कहा है इफ दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। तो 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस यानी कि कितने जीते होते अब की बार उसने 72, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन टूर्नामेंट। तो 12 मैच पहले जीत चुके हैं वो, और 72 बाद में जीत जाएंगे। टोटल 80 मैच खेले हैं उन्होंने, और विनिंग परसेंट अगर 90% है तो 72 हो जाएगा। सो 12 प्लस 72, यानी टोटल जो उनके पास जीते हुए मैच होंगे वो हो जाएंगे। तो 12 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 84। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, easiest way, easy question from this lot of fact. Next, if 3x plus 2 mod y plus y is equal to 7 and x plus mod x plus 3y is equal to 1, then x plus 2y is। अब यहाँ पे देखो एक बार y में मॉडुलस है और एक बार x में मॉडुलस है, तो सिंपल वे जो होगा इसको सॉल्व करने का, वो आपके पास केस लेने वाला होगा। केस लेने का मतलब ये है कि आप x और y में केस ले लो। पहला केस क्या ले लेता हूँ मैं, 4 केस बनेंगे, x और y दोनों मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो। तो फर्स्ट केस क्या हो गया मेरे पास, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, राइट। सेकंड केस क्या होगा, x को मैंने ग्रेटर देन 0 मान लिया और y को लेस देन 0 मान लिया। थर्ड केस क्या लिया मैंने, x की लेस देन 0 लिया और y को ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या ले लिया, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, दोनों मैंने मान लिए। 4 डिफरेंट केस ले लिए। अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3x प्लस 2y प्लस y, यानी कि 3y हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। दोनों को माइनस कर दिया मेरे पास, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 रख दी मैंने, x की वैल्यू 6 रख के y की वैल्यू निकालता हूँ। 6 रखा तो माइनस 18, 7 गया तो 11, माइनस का 11/3। यानी वैल्यू कुछ भी आए मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे चेक करना है कि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब देखो हमने इनिशियली क्या एज्यूम करा था, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू 6 आ गई पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू नेगेटिव आ गई एंड वी एज्यूम्ड इनिशियली दैट y इज ग्रेटर देन 0, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट केस, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इफ y इज लेस देन 0 तो दिस विल कम आउट एज नेगेटिव। मेरे पास क्या होगा ये वाली इक्वेशन 3x, अब y माइनस y बन के आएगा क्योंकि y लेस देन 0 है, मॉडुलस का केस पता ही होगा आपको। 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब क्या कर सकता हूँ मैं, लेट से इस वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 21।
आई एड दिस टू इक्वेशन सो दैट y विल बी कैंसिल्ड आउट। मेरे पास आ जाएगा 11x, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, एक्सेप्टेड है, x ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 3 इंटू 2 -7 इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। ये भी एक्सेप्टेड होगी, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 माना था और y लेस देन 0 माना था, और वही कैलकुलेशन करके आया है, तो ये तो एक्सेप्टेड है मेरे पास। बाकी दो केस और चेक करने पड़ेंगे मुझे, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये केस क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0 के लिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, y इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये केस आएगा मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पे x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 है तो -x हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। y इज इक्वल टू 1/3 विल बी एक्सेप्टेबल क्योंकि y ग्रेटर देन 0 माना है मैंने। अब y की वैल्यू 1/3 पुट करूंगा मैं किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट करूंगा तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन 0 है यहाँ पे और x ग्रेटर देन 0 आया है, तो मेरे पास ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वाला केस भी मेरे पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज केस नंबर 1, दिस वाज केस नंबर 2। 1 is not accepted here, 2 is accepted, 3rd is not accepted. Case 3, now this is case 4, x is less than 0 and y is less than 0. If y is less than 0, this equation will become, anyways, if y is less than 0, so we have seen that if y is less than 0 or x is less than 0, both cases were x is less than 0, तो x is less than 0 के लिए y की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 1/3, y की वैल्यू 1/3। अब y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस केस में भी केस तो यही होगा, y की वैल्यू 1/3 आएगी, और 1/3 will not be accepted because we have assumed that y is less than 0. So if y is less than 0, this case will be rejected. This case will be rejected. So finally, out of 4 cases, only one case will be correct where x is equal to 2 and y is equal to -1. Now we have to find the value of x plus 2y. So x here will be 2 plus 2 times y, and y is equal to -1. Value will be 0. Here is the, so the correct answer will be B, which is, ठीक है। I will consider this question as moderate level. Only the calculation part will be time taking. Otherwise, the concept is very clear. If you have modulus, you have to take cases. Once it is greater than 0, once it is less than 0. Next, a park is shaped like a rhombus and has an area of 96 square meter. If 40 meter of fencing is needed to enclose the park, the cost in INR of laying electric wires along its 2 diagonals at the rate of 125 per meter. पर डायग्राम बनाते अब मेरा कुछ समझ में आएगा। यहाँ एक मेरे पास रोम्बस है, उसकी शेप का एक पार्क है, पार्क की शेप लाइक ए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि चारों डायगोनल जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों साइड जो होती हैं मेरे पास वो इक्वल होती हैं, और एक मेरे पास लॉन्गर डायगोनल होता है और एक स्मॉलर डायगोनल होता है। मेरे पास 2 डायगोनल मान लेता हूं मैं, दिस इज द लॉन्गर डायगोनल विच इज ऑफ लेंथ d1 and this is the smaller diagonal of the length d2. If this is d1 and diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली लाइन जो होगी मेरे पास वो d1/2 होगी और मेरे पास ये d2/2 होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे होगा। तो पार्क की शेप लाइक रोम्बस है ना एरिया, और एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, एरिया जो होता है इसका वो होता है d1 d2/2, ठीक है ना, d1 इंटू d2/2। ये गिवन है मुझे यहाँ पे 96 के इक्वल, मैं कह सकता हूँ कि d1 d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 96 विच इज इक्वल टू 192। d1 इंटू d2 की वैल्यू 192 आ गई है मेरे पास। If 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू एनक्लोज द पार्क, 40 मीटर ऑफ फेंसिंग यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस फेंसिंग करी, उसकी डिस्टेंस 40 आई है मेरे पास, लेंथ 40 आई है, तो इसका मतलब ईच साइड ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 40 हो जाएगा। सो ईच
साइड ऑफ द रोम्बस विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है ना, ये आया। आप पूछा द कॉस्ट ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर्स टू डायगोनल्स एट द रेट ऑफ इतना, यानी कि अगर मैं इसके डायगोनल और इसके डायगोनल पे अगर मैं फेंसिंग करता हूँ इलेक्ट्रिक वायर की तो कितनी कॉस्ट होगी मेरे पास, अगर पर मीटर जो कॉस्ट है वो 125 रुपीज़ है। तो बॉस करना कुछ भी नहीं है मुझे, खाली 125 को d1 प्लस d2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्टीमेटली मुझे d1 प्लस d2 की वैल्यू निकालनी है, फिर ये मेरा जो होगा वो आंसर होगा। ओके, अब देखो ये लाइन 10 आई है मेरे पास और ये राइट एंगल है, तो कैसे दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस का स्क्वायर, यानी कि d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई किया इसको तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400, 4 हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा। मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, d1 प्लस d2 की, d1 d2 की वैल्यू मुझे गिवन है। अब मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, यानी अगर मैं 2d1 d2 की वैल्यू निकालूं, 2d1 d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 192 इंटू 2 ये हो जाएगा 384। तो निकालने का पर्पस क्या है कि मेरे पास 2d1 d2 की वैल्यू है मेरे पास और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, यानी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. If I do 1 plus 2, what will happen? I will get d1 whole square plus d2 whole square plus 2d1 d2, which is nothing but d1 plus d2 whole square, and its value will be equal to 400 plus 384. 400 plus 384 is 784, and d1 plus d2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास 784 का स्क्वायर रूट हो जाएगी। d1 प्लस d2 विल बी इक्वल टू 784 का स्क्वायर रूट, और 784 का स्क्वायर रूट मेरे को पता है कि होता है 28 के इक्वल, 28 के इक्वल, 30 तक के स्क्वायर सबको याद ही होंगे। d1 प्लस d2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 28। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी, 125 इंटू d1 प्लस, सो 125 इंटू d1 प्लस d2 विच इज इक्वल टू 28, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास 28 आ गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो फॉर दिस, व्हाई शुड वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेटर हमारे पास है। 125 इंटू 28 इज 3500। ये मेरा ये टाइप ऑप्शन है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये मेरा आंसर होगा 35। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, आपको ये क्लिक होना चाहिए कि d1 d2 से आप 2d1 d2 निकालोगे और यहाँ से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आ जाएगा, तो आप ये सॉल्व करके d1 प्लस d2 की वैल्यू, तो अगर ये डायगोनल d1 है, ये डायगोनल d2 है, तो दिस विल बी d1/2, दिस विल बी d2/2। परपेंडिकुलर होगा ये, तो इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, पॉइंट नंबर 1। और एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो लॉन्गर डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर डायगोनल डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो वी यूज दिस टू कॉन्सेप्ट ऑफ द रोम्बस एंड वी वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let ABCD be the parallelogram, the lengths of sides AD and diagonal AC are 10 and 20 centimeter respectively. If the angle ADC is equal to 30 degree, then the area of the parallelogram is, ये बार ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, ABCD is a parallelogram, पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD is a parallelogram, राइट? तो हमने बनाया पहले ABD, यहाँ पे ये भी गिवन है, लेंथ ऑफ AD एंड डायगोनल AC आर 10 एंड 20। डायगोनल लंबा है मेरे पास ये वाला, ये मान लिया मैंने गिवन है, जो ये 20 गिवन है, ठीक है। और मेरे पास लेंथ ऑफ साइड AD A, तो ये मेरे पास B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये हो गया D, और AD की लेंथ गिवन है मुझे 10, ये 10 है, ये डायगोनल है मेरे पास, ये गिवन है। एंगल ADC जो है मेरे पास वो 30 डिग्री है, मेरे पास ये 30 डिग्री है। देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि इसकी हाइट h है, ठीक है ना। अब मुझे बेस इनटू हाइट अगर मैं निकाल लूँ मेरा एरिया आ जाएगा।
अब यहाँ पे बेस के दो कंपोनेंट हैं, ये तो ये वाली लेंथ है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो एक तो मैं डी ई निकाल लूँ और उसमें ऐड कर दूँ सी ई, तो मेरे पास बेस हो गया, प्लस मैं एच की वैल्यू निकाल लूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली माई एरिया जो मुझे निकालना है वो मुझे क्या होगा, डी सी जो लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय एच। डी सी कितना होगा मेरे पास, डी ई प्लस सी ई मल्टीप्लाइड बाय एच। मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है मुझे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वाली साइड कैसे निकलती है, दिस साइड विल बी इक्वल टू, दिस साइड विल बी इक्वल टू cos 30 से आ जाएगा आपका ये, तो डी ई विल बी इक्वल टू 10 इंटू cos 30। cos 30 मेरे पास कितना होता है, रूट थ्री बाई टू राइट, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगी मेरे पास 5√3, ठीक है ना। ये साइड आ जाएगी 5√3। हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 sin 30, 10 इंटू sin 30, तो 10 और इंटू sin 30, sin 30 इज 1/2, 1/2 होता है, ये हो गया 5, तो एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ये वैल्यू 5 आ गई मेरे पास अब, ठीक है ना। अब मुझे ये लेंथ और निकालनी है बस। ये लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अब मेरे पास इन दोनों में से कोई एंगल नहीं है, बट मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास सी ई विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस 25 375, ठीक है ना। सी की वैल्यू जो आएगी वो 375 आएगी, और ये कितना होता है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 तो एक तरफ हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू, ठीक है ना। तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 सी की वैल्यू आ गई 5√15, ये आ गया मेरे पास 5√15, ठीक है ना। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, एरिया जो होगा, एरिया विल बी इक्वल टू 5√3 प्लस 5√15, 5√3 प्लस 5√15 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है 5, तो इन दोनों से 5 कॉमन आया, मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो हो गया 25, बचेगा क्या मेरे पास, √3 प्लस ये मेरे पास एरिया के बाद, विच ऑप्शन 25√3 प्लस 15, हियर बी ऑप्शन, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ। आई रिपीट व्हाट आई हैव डन इज, मुझे एक पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड गिवन है 10, ये गिवन है डायगोनल 20, और ये एंगल 30 गिवन था मुझे, तो व्हाट आई डिड इज आई फाउंड दिस लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि एंगल गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, तो यहाँ पे मैं कोस का फॉर्मूला लगा के ये वाली साइड निकाल सकता हूँ। ये वाली साइड आ गई मेरे पास, तो अगर साइन का फॉर्मूला लगा के मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, विच इज़ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब मेरे पास ये वाली साइड यानी कि हाइट अवेलेबल है, डायगोनल अवेलेबल है, तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी दिस साइड, तो मेरे पास ये वाली साइड आ जाएगी। अब मेरे पास ये साइड और ये साइड अवेलेबल है मेरे पास, तो इनका सम यानी बेस हो गया मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो आई जस्ट एडेड दीज टू साइड्स, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हाइट किया, आई जस्ट एडेड दीज टू साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सो आई फाउंड द आंसर इज 25 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, विच वॉज माई डी ऑप्शन, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लेट्स से वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, this one. So we have solved all the 5 questions for today, and I hope that you are liking the way we are going to solve the questions. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.